जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर, जहां प्रतिदिन आप अभी बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आया है उससे संबंधित आप प्रैक्टिस सेट का इसमें अध्ययन कर रहे हैं और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो अभी जो है लगातार हमारा जो है ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ये जारी है। अब इसमें जो 20 प्रैक्टिस सेट है तो उसको पूरा करने के बाद जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो भी हम इसमें लाएंगे। तो हमारा इसमें जो है किरण पब्लिकेशन का पिछला 17 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। चलिए आज 18वें प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो 18वें प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, कोई हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चय वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ इत्यादि है। जैसे कि ऐसा न हो कि कोई आ जाए, तो ये सब जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। अगला देख लेते हैं कि किस क्रमांक में अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 अधि प्लस स्थाता हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है। तो इस प्रश्न का यही सही आंसर हो जाएगा, किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो ये सही है। जैसे कि किसी के अंतिम में ये लगा दिए हैं तो उसका अर्थ प्रकट हो जाता है, ये लगाने से अर्थ प्रकट होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो पहले पढ़ा न हो उसके बारे में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अपठित। जो पहले न पढ़ा गया हो उसके लिए जो है एक शब्द आता है अपठित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3। इसमें ये होगा घमंड। इसमें अहंकार का पूछा जा रहा है तो अहंकार का क्या होगा, घमंड। ये जो है पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विलोम शब्द लिखना है उपाय का। तो उपाय का जो विलोम होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, निरूपाय, अर्थात इसका उल्टा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1। ये जैसे है इफ़ ही कमिंग यू शुड वेलकम हिम। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यदि वह आ रहा है तो तुम्हें उसका स्वागत करना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भूतकाल में बदलिए। तो इसमें जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको, एक मिनट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये अंजलि रोज 2 घंटे संगीत का अभ्यास करती थी। ये आपको सही इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो भूतकाल में बदलने के लिए दिया गया है, जैसे ये है अंजलि रोज 2 घंटे संगीत का अभ्यास करती है, इसका क्या भूतकाल में होगा, तो उसका सही ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आरा के किस नाटककार ने मनोरंजन नाटक मंडली की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा। ये जो आपको क्वेश्चन है आपको क्लास 9th के जो है पाठ जो है बिहार में नाट्य कला से लिया गया है। आरा के जो पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा है, ये 1914 ईस्वी में मनोरंजन नाटक मंडली नामक नाट्य संस्था इनके द्वारा स्थापित की गई थी और भारतेंदु हरिश्चंद्र के सत्य हरिश्चंद्र का सफल मंचन किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सांवरदैया हो जाएगा। ये जो आपको कहानी है आपको क्लास 10th के जो है से लिया गया है कि धरती कब तक घूमेगी। और ये जो है इस कहानी के जो रचनाकार हैं आपको सांवरदैया हैं और राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सांवरदैया द्वारा रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी जो है सामाजिक विडंबनाओं को चित्रित करती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार बंधु पत्रिका के संपादक कौन थे।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा केशवराम भट्ट। केशवराम भट्ट जो है बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक थे और ये 1876 ईस्वी में पटना में जो है नाटक मंडली की इनके द्वारा स्थापना की जाती है। इस संस्था से बिहार में साहित्यिक सामाजिक गंभीरता वाले जो उद्देश्य वाले थे रंगमंच के विकास में इनका प्रमुख योगदान रहा है। और पटना सिटी निवासी पंडित जगन्नाथ शुक्ल ने बिहार में नाटक और रंगमंच के विकास में प्रारंभिक योगदान किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो इंग्लिश का सवाल है इसमें है, कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस आई हैड नेवर बीन विजिटेड बाय हिम बिफोर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। अगला देख लीजिए कि पिक द चॉइस क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, साइनिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द कीवर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये ट्रूथ हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन 1 इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, आइडेंटिफाई द 1 एंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका ये। दिस ग्रेप्स आर टेस्टिंग सार। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुने। गांव के गांव जलाकर राख कर दिए गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, विलेज आफ्टर विलेज वाज बर्न्ट टू एसेस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूज अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्सप्रेसिंग नेगेटिव पर्पस टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका 2 लिस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चेंज द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन इनटू द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सेव्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वाई संतोष हैड टू स्टडी इन द लोकल विलेज स्कूल। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिकॉज इट वाज द प्रिवेलिंग कस्टम। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वाई डज द एल्डर गर्ल्स वार्न द यंगर वन नॉट टू गो इनटू द पडल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज हर मदर वुड शुड हर। अगला प्रश्न देखेंगे, ये अब साइंस के क्वेश्चन हैं, सोशल साइंस। निम्नलिखित में से किसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण की सलाह दी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मंडल आयोग। सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्गों की स्थिति की समीक्षा के लिए मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा 1978 में विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। यह मंडल आयोग के नाम से चर्चित हुआ। इस आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संसद के पास। ये जो है कि भारत में राज्यों में सीमा बदलने का जो अधिकार है संसद के पास है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को है, परंतु संसद इसे संविधान में वर्णित नियमों से ही कार्यान्वित करेगी। राज्य की सीमा बदलने से संबंधित विधेयक तभी संसद में लाया जा सकेगा जब राष्ट्रपति इसकी अनुमति दें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में है, क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 3 सूचियों में अधिकारों का विभाजन। जैसे आपको
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है, इसमें भारतीय संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों के विभाजन किया गया है। इसमें जो है अनुसूचियों में 3 सूचियां सम्मिलित है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा और 360 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 का संबंध जो है वित्तीय आपात से है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति पर यह जो है समाधान हो जाता है, अर्थात उनको ये ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे जो है भारत और उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है, तो वह यह घोषणा करेगा कि अनुच्छेद 360 के अधीन कि हमारे लिए जो है वित्तीय आपातकाल की स्थिति है। परंतु आज तक हमारे भारत में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं आई है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिवार्षिकता का अधिकतम आयु क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 65 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 65 वर्ष हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत में एक उच्च न्यायालय होगा जिसका प्रत्येक न्यायाधीश अपनी आयु के 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत कोई न्यायाधीश अपनी इस अवधि के पूर्व जो है त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ भी सकते हैं या फिर उन्हें चाहे तो संसद के द्वारा जो है विहित प्रावधान के अंतर्गत उन्हें पद मुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 65 वर्ष। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर वैदिक युग का एक पहलू नहीं था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साधारण गैर आनुष्ठानिक उपासना। ये जो है आपको ऋग्वैदिक धर्म सांप्रदायिक संकीर्णता से ग्रसित न होकर सार्वभौम धर्म था। इस काल में प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया गया और धर्म के स्वरूप साधारण ही रहा, मगर उत्तर वैदिक काल में अनुष्ठान और स्तुति की महत्वता में जो है अप्रत्याशित वृद्धि हुई और जिससे पुरोहित वर्ग महत्वपूर्ण हो गए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गंगा का। गंगा डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह पश्चिम में हुगली नदी से पूरब में मेघना नदी तक फैला हुआ है। यह 1,05,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र तक फैला हुआ है। यद्यपि यह डेल्टा अधिकांशतः जो है आपको भारत एवं बांग्लादेश में स्थित है, लेकिन उत्तर से बहने वाली भूटान, चीन, भारत एवं नेपाल की नदियां इसमें मिल जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तुगलकाबाद। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है 1321 ईस्वी में तुगलकाबाद का निर्माण किया। इसका जो निर्माण है मंगोल आक्रमण की आशंका के कारण से किया गया था। तुगलकाबाद जो दिल्ली के तीसरे शहर के रूप में जाना जाता था, आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर हो जाएगा। भारत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने के प्रयास के अंतर्गत ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में बसने और फैक्ट्री स्थापित करने की इजाज़त दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे। बंगाल में भूमि की अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में लागू किया।
इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है जमींदारों से मालगुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए निश्चित कर ली जाती थी। जमींदार किसान से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता था और शेष 1/11 भाग खर्च, परिश्रम व दायित्व के लिए अपने पास रख लेता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण घास स्थल के मैदान व्यापक गेहूं की खेती के लिए आदर्श होते हैं। वे प्रति व्यक्ति गेहूं के भारी उत्पादन के लिए विख्यात है। इन्हें इसी कारण से जो है विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। ये जो घास स्थल है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में फैले हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स अर्थात मित्र पक्ष नामक गठबंधन का भाग था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सोवियत संघ। सोवियत संघ जो है द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा संघर्ष था जिसमें 1939 से 45 के वर्षों के दौरान दुनिया का लगभग हर हिस्सा शामिल हुआ था, जिसमें एक धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र थे। तो धुरी में जो है आपको इटली, जापान और इनके विरुद्ध आपको मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी शामिल था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ियों के दक्षिण में उत्पन्न होती है। वहां से यह सतपुरा के दक्षिण में स्थित रिफ्ट घाटी में नर्मदा के समानांतर पश्चिमी दिशा में बहती हुई सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। नर्मदा और ताप्ती भारत की एकमात्र नदी है जो दरार घाटी से बहती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पूर्वी तट के निकट पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4, इसमें ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। एक मिनट। ग्रेट बैरियर रीफ जो है क्वींसलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ये कहलाती है और इसकी लंबाई लगभग 1200 मील तथा चौड़ाई 10 मील से 90 मील तक है। यह कई स्थानों पर खंडित है एवं इसका अधिकांश भाग जलमग्न है। अगला प्रश्न देख लेंगे कि ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बर्फानी तूफान हो जाएगा। सर्दी की ऋतु में ठंडे और पर्वतीय अवनमन के तुरंत बाद पैदा होने वाले बहुत ठंडी और तेज पवन को ब्लिजर्ड या बर्फानी तूफान कहते हैं। इसमें हिम के कण भी रहते हैं। ऐसी पवन अंटार्कटिका प्रदेश में भूतल पर भी बहती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर इसमें 1 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2014 में जारी की गई भारतीय वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश 20,828 वर्ग किलोमीटर के साथ सर्वाधिक घने वन वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। 8720 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट हमें बताती है कि मध्य प्रदेश देश में क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसके बाद जो है आपको अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सार्क का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, काठमांडू। काठमांडू में जो है हमारा इसका सार्क का मुख्यालय है। सार्क का स्थायी सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। यह संगठन की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करता है और इसकी निगरानी भी करता है। इसके अलावा यह सार्क और उसके सदस्य देशों के मध्य संचार स्थापित करता है। सचिवालय का नेतृत्व महासचिव करता है, जिसकी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए देश की वर्णमाला क्रम में के अनुसार की जाती है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि उच्चतम बांग्लादेश पुरस्कार बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मानना प्राप्त करने वाला एकमात्र विदेशी व्यक्ति कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, इंदिरा गांधी। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए 25 जुलाई 2011 को ढाका में बांग्लादेश की सर्वोच्च राजकीय सम्मान बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मानना से सम्मानित किया गया है। ये जो है आपको यह सम्मान आपको यूपीए तथा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से ग्रहण किया और बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान के द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अजंता गुफा की जो है चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बुद्ध की करुणा। इसमें जो है अजंता की गुफाओं में जो उत्कीर्ण चित्र है, इसमें जो है आपको बुद्ध के जीवन से संबंधित कई घटनाएं, विभिन्न जातक कहानियां और समकालिक जो सामाजिक जीवन का वर्णन करती है। ये चित्र भगवान बुद्ध के विभिन्न पुनर्जन्मों के दौरान उनके अनुभवों और बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन करते हुए जन समुदाय को शिक्षापूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्र राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों अर्थात सेंट्रल पावर्स नामक गठबंधन का हिस्सा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रिया हंगरी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध देशों के जो है 2 प्रमुख गठबंधन जैसे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच लड़ा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उसके समर्थकों को धुरी राष्ट्र नाम दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, 2 वर्ष हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अल्पकालिक। 5 सदस्य स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। बाकी 10 सदस्य जो है क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी विधेयक के विषय में यदि संसद के दोनों सदनों में सहमति नहीं बनती है तो इसके संदर्भ में क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ ये हो जाएगा 4, कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और ये जो अधिवेशन बुलाया जाता है आपको इसको बुलाया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। यदि संसद के एक सदन और दूसरे सदन में जो विधेयक में किए गए संशोधन में पूर्णतः असहमति है तो दोनों सदनों के बीच जारी गतिरोध का समाधान के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है संयुक्त अधिवेशन का एक प्रावधान किया गया है। यह एक असाधारण कार्य प्रणाली का प्रावधान है। यह प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या वित्त विधेयकों पर लागू है, जबकि धन विधेयकों या संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर यह प्रावधान लागू नहीं होते हैं। आपको यहाँ पे ये भी बात याद रखनी है कि जो संयुक्त अधिवेशन है इनको बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश हो जाएगा। हमारा जो है सबसे बड़ा जो सीमा रेखा है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है। तो हालांकि इस बुक में आपको 4053 किलोमीटर, लेकिन 4050 से 96 किलोमीटर के आसपास में देता है। आपको सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ आपको दिया हुआ है, इसमें श्रीलंका के साथ भी दे दिया है 0.1 किलोमीटर का, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का, भूटान के साथ 605 किलोमीटर का, म्यांमार के साथ 1463 किलोमीटर, चीन के साथ 3380 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1690। पाकिस्तान छूट गया, पाकिस्तान का 2912 किलोमीटर है। चीन के बाद जो है तीसरे नंबर पर जो है आपको पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी हम लोग सीमा रेखा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान हो जाएगा। माही बजाज सागर बांध राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के निकट स्थित है। यह बांध
माही नदी के आर पार स्थित है। इसका नामकरण श्री जमुना लाल बजाज के नाम पर किया गया है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। जल विद्युत शक्ति और उत्पादन और जल आपूर्ति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस बांध का निर्माण 1972 और 1983 के मध्य किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 ईस्वी में जो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। संविधान का जो अनुच्छेद 326 है, जो कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से संबंधित है, इसी में ये संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि जलियांवाला बाग गोलीकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल हेतु भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने अक्टूबर 1919 ईस्वी में हंटर आयोग की गठन की घोषणा की। आयोग का नामकरण स्कॉटलैंड के पूर्व जो न्यायिक मंडल के जो सीनेटर और पूर्व सॉलिसिटर जनरल तथा आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर के नाम पर किया गया था। इस समिति को डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी के नाम से भी जाना जाता था या फिर जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा नाम अगर आपके पास आएगा तो अर्थात अर्थात त्रिभुज आकार भी अगर आप मान लेंगे तो ये तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो ये जो है आपको भारत के जो उत्तर पूर्व में स्थित त्रिपुरा जो है हमारा एक पहाड़ी राज्य है, जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश और पूर्व में असम और मिजोरम की सीमाओं से घिरा हुआ है। 10,491 किलोमीटर के जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र के साथ जो है त्रिपुरा देश का जो है तीसरा सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि तुगलक राजवंश का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक और भारत में तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने 1320 से 1325 ईस्वी तक दिल्ली में जो है सल्तनत पर शासन किया था। उसने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की। गयासुद्दीन के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संघ कार्यपालिका में शामिल होते हैं कौन? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद, जिसमें प्रधानमंत्री उनका मुखिया होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करता है कि मंत्रिपरिषद के मिलने से केंद्रीय कार्यकारिणी का निर्माण होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से वह राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम चंपारण हो जाएगा। बिहार जो है 6,764 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र को अधिसूचित करता है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 7.1% है। पश्चिम चंपारण जिले के सोमेश्वर और दून पर्वत श्रृंखला की जो उप हिमालयी तलहटी नम पर्णपाती जंगल की एक पट्टी में मिलती है। पश्चिम चंपारण जो राज्य में एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 231 वर्ग किलोमीटर जंगल है, जिसमें 70% से अधिक घने वन है और जहां सूरज की रोशनी का जमीन को छूना लगभग असंभव है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोलार्ध के किस समुदाय में भारत स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा।
शीर्ष एशिया के समान भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध दोनों के अंदर स्थित है। भारत को दक्षिणी एशिया क्षेत्र का भाग माना जाता है। यह भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुख्यमंत्री किनके बीच मुख्य संपर्क जोड़ते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को शासन के समस्त निर्णय से अवगत कराता है। राज्य संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को उनके जो है कार्यों में परामर्श देना है, परंतु वास्तव में शासन जो है सारा कार्य मंत्रिपरिषद ही करती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक व्यक्ति की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करके जाने पर एक दिन जोड़ा जाता है, कैसे? ये कब होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जब वह पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा। जब 180 डिग्री मध्याह्न के समतुल्य रेखा को अंतर्राष्ट्रीय हम लोग तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं, और यह रेखा जो है बेरिंग जलडमरू मध्य से गुजरती है। इसे जैसे ही आप पार करते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन जुड़ जाता है और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घट जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस भारतीय ने पहली एकल एयर फ्लाइट की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, JRD टाटा हो जाएगा। JRD टाटा पहले भारतीय थे जिन्होंने एकल एयर फ्लाइट की। सतीश सुमन 1994 में पहले भारतीय थे जिन्होंने अमेरिका एवं भारत के बीच एकल एयर फ्लाइट की थी। हरिता कौर दयाल ये भी आपको 1994 में पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एकल एयर फ्लाइट की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। मकई की उत्कृष्ट नस्ल कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 2 रंजीत हो जाएगा। सोनालिका जो गेहूं की, पद्मा धान, रंजीत मक्के की, और ये जो है आपको मक्का की जो और अन्य किस्में मानी जाती है, जैसे कि आपको गंगावन, दक्कन, गंगा 5 इत्यादि है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का मकई की जो उत्कृष्ट नस्ल है आपको रंजीत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1915 में। बिहार में रिसर्च सोसाइटी की स्थापना जो है 1915 ईस्वी में काशी प्रसाद जायसवाल के प्रयासों से की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1917 में। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में की गई। यह राज्य का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसमें ऐतिहासिक मूर्तियां, मृदभांड, सिक्के, इसके अलावा राजगीर, वैशाली, पटना, नालंदा, बक्सर, पटना से प्राप्त अवशेषों को भी सुरक्षित रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि भोजपुर हो जाएगा, गया हो जाएगा, जहानाबाद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बिहार में श्रम संघ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये एक मिनट, ये 4 हो जाएगा। इसमें अब्दुल बारी, SN हलधर और B चक्रवर्ती ये सभी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। बिहार में श्रम संघ आंदोलन के प्रमुख नेता आपको अब्दुल बारी, SN हलदर, V चक्रवर्ती। 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति और साम्यवादी विचारधाराओं का जो प्रभाव बिहार पर भी पड़ा था, इस प्रभाव के कारण 1919 में जमालपुर में मजदूरों की हड़ताल हुई। 1920 में SN हलदर और व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वक्स की स्थापना हुई और इसे मजदूर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बिहार के नेता अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण और का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला प्रश्न देखेंगे कि फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सबौर, भागलपुर। फल अनुसंधान संस्थान आपको सबौर, भागलपुर में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसको मिला था, अर्थात यह किसके पास था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने ग्रामीण गरीबों और लड़कियों को शिक्षित करने पर जोर दिया और उनके नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय ने 1951 में प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं अर्थात रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। यह संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की पुष्टि करता है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस भाग द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंडिका हो जाएगा। इंडिका यूनानी लेखक मेगास्थनीज द्वारा भारत पर लिखा गया एक मौर्यकालीन रचना है। इसकी मूल प्रति अब खो गई है, लेकिन इसके कुछ भाग जो डियोडोरस सिकुलस स्ट्रैबो प्लिनी और एरियन द्वारा जो ग्रीक भाषा में बाद में लिखी गई वह अब उपलब्ध है। मेगास्थनीज उस समय सेल्यूसिड राजा सेल्यूकस प्रथम निकेटर के पाटलिपुत्र में जो है उनके प्रतिनिधित्व या फिर राजदूत के रूप में यहाँ पर आए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 गृहिणी का कार्य हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा और अनुमानित किया जा सकता है। तो इसमें जो है जो बेचने वाले या जो भी कार्य है इसमें गृहिणी का कार्य इसमें सम्मिलित नहीं होगा। घरेलू काम करने वाली एक गृहिणी को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि गृहिणी द्वारा जो है किया जाने वाला सेवा का आकलन आर्थिक रूप से नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 राकेश कौल हो जाएगा। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर कोटा रानी के लेखक राकेश की कौल है। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर में जो है राकेश कौल 14वीं शताब्दी की शुरुआत की घटनाओं को आज की कश्मीर संघर्ष और एक पौराणिक ऐतिहासिक सूक्ष्म जगत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा में मिलती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रुद्रप्रयाग हो जाएगा। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा की एक सहायक नदी है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है और आगे चलकर ये गंगा के नाम से जानी जाती है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी के 5 प्रयाग अर्थात 5 संगम में से एक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। 22 जून 1897 को दामोदर बंधु हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी W.C. रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षण जो लेफ्टिनेंट आयस्टिक थे उनकी हत्या कर देती हैं और पुणे की जनता रैंड द्वारा नियुक्त अधिकारियों और सैनिकों की बर्बरता से वहां से परेशान थी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद का यह पहला मामला था। अगला प्रश्न देखते हैं कि बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। दिहिंग या बूढ़ी दिहिंग जो ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। नदी का उद्गम जो है अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय पटकाई हिल्स में जो है समुद्र तल से 2375 मीटर ऊपर होता है। यह असम में तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले से होकर बहती है और दिहिंग मुख में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ अपने संगम तक जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रीडा नामक लोक नृत्य निम्नलिखित इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मध्य प्रदेश।
गिरिडा लोक नृत्य जो है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। जब रबी की फसल तैयार हो जाती है तो ग्रामीण एकत्रित हो जाते हैं और अपनी मेहनत का जश्न मनाने के लिए गिरिडा नृत्य करते हैं। यह अनुष्ठान जो है सुबह से शाम तक चलता रहता है। गिरिडा की एक विशेषता होती है कि दूसरे गांव के ग्रामीण इस नृत्य को करते हुए एक साथ खुशी मनाने के लिए एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किनके द्वारा दिया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अपने जो ओजपूर्ण नारे से तिलक के द्वारा जो है भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की अलग जगह दी गई थी, जिसके बाद ये जो है आपको 1916 में आपको लखनऊ अधिवेशन में उनके द्वारा ये भाषण दिया गया था। ये नारा कह सकते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न देखेंगे। साइंस का ये क्वेश्चन है कि 2 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पानी में पूर्णतया डुबाया जाता है, उस पर लगने वाला उत्प्लावकता जो बल है वह क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 0.335 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी आवृत्ति 256 हर्ट्ज है 135 मीटर का तरंगदैर्घ्य उत्पन्न करता है, हवा में ध्वनि की गति क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 345.6 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न ग्राफ में भी आई का संबंध दर्शाया गया है। यदि प्रतिरोध बिंदुओं को ABC ज्ञात किया जाए तो पाया जाता है कि क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ये होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बी पर प्रतिरोध ए के प्रतिरोध से अधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि 50 kg की एक वस्तु का चाल समय ग्राफ दिखाया गया है। 0 से 4 सेकंड के अंतराल में कार्यरत बल की गणना करें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका ये होगा 1 मिनट 0 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डाई इथाइल ईथर एसीटोन एवं एन ब्यूटाइल अल्कोहल का क्वथनांक क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एवं 118 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन स्केल पर यह मान क्रमशः क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 308 केल्विन, 329 केल्विन और 391 केल्विन। अगला देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट की कितनी मात्रा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड से प्रतिक्रिया कर 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड एवं 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट बनाएगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 17 ग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि P2O5 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न समीकरण में अवकारक है कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 Zn हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न देखेंगे। उपकर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सलाइवा जो है स्रावित करती है। कर्णमूल ग्रंथियां मनुष्यों में विद्यमान लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथियां हैं। दोनों कर्णमूल ग्रंथियां मुंह के दोनों तरफ और दोनों कान के अग्रभाग में विद्यमान रहती है। चवर्ण और निगलने की जो सुविधा प्रदान करने और स्टार्च का पाचन आरंभ करने के लिए प्रत्येक कर्णमूल ग्रंथि अधोहुन के चारों ओर आच्छादित रहती है और कर्णमूल नलिका के द्वारा मुंह में लार स्रावित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2 मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ये सबसे पहले इस प्रश्न के अनुसार सबसे पहले यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। स्पिन ड्रायर्स गीले कपड़ों को सुखाने वाला एक यंत्र है जिसमें गीले कपड़ों को एक बेलनाकार बर्तन जिसकी दीवार में छिद्र होते हैं में भरकर बर्तन की बेलन की अक्ष के परितः घुमा देते हैं और तब बर्तन की एक अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर लगता है और इसके अंदर जो है गीले कपड़ों पर बाहर की ओर अपकेंद्र बल का प्रभाव होता है, जिसके कारण कपड़े जो है बेलन की दीवार से सट जाते हैं तथा कपड़ों के अंदर जो उपस्थित नमी के कण हैं
आभासी बल के प्रभाव के कारण बेलन की दीवारों के छिद्र से बाहर निकल जाते हैं तथा कपड़ा सूख जाता है। इस प्रकार स्प्रिंग ड्रायर्स में गीले कपड़े अपकेंद्रीय बल द्वारा सुखाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। इस प्रश्न को आप लोग एक बार देख लेंगे कि अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर लगता है और अपकेंद्रीय बल जो बाहर की ओर लगता है, तो इसमें आप लोग अपने हिसाब से भी देख के इसमें इसका जो कमेंट करेंगे कि क्या होता है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं कि पानी में हवा का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला देखते हैं कि जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस तैयार करने के निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिकारी एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर की भौहों के बीच एक बंदूक पर अपना निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली दागता है बंदर नीचे कूद जाता है, तो गोली क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1 मिनट 3 हो जाएगा। बंदर के लक्ष्य किए गए बिंदु से ऊपर आघात करेगी। एक शिकारी जैसे ही पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर की भौहों के बीच एक बिंदु पर अपना निशाना साधता है, जैसे अगर वो नीचे कूद जाता है तो गोली जो है बंदर के लक्ष्य किए गए बिंदु के ऊपर आघात करेगी। अगला प्रश्न देखेंगे, बीटा उत्सर्जन से जो है एक्स का जो है 3588 रेडियो एक्टिवेट अक्षय में अस्थायी अस्थायी न्यूक्लियस प्राप्त होता है जो स्वयं एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है, जिसका अंतिम उत्पाद क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, W36 और 87 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि जब गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है। तो इस का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अचानक ही गिलास का संकुचन हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन अभिक्रिया द्वारा अमोनिया बनाने के औद्योगिक प्रक्रम क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हैबर प्रक्रम है। अगला प्रश्न देखेंगे, K2Cr2O8 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 +6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकालीन में अधिक गर्म होने का क्या कारण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जल वाष्पन में गर्मियों में जो है ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये मैथ का सवाल है। इस प्रकार से ये जो है ये प्रैक्टिस सेट भी हमारा संपन्न होता है। आप सभी से अनुरोध है, अगर अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी बच्चे अभी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप जी जान से तैयारी कीजिए। आप लोगों के लिए जितने संभव हो सकेंगे इस प्रैक्टिस सेट समाप्त होने के बाद हम प्रयास करेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो लाने का। तो आप लोगों से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।